उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीटोजेनेसिस को। दो मॉलिक्यूल्स एसिटिल कोएंजाइम ए के आपस में मिलेंगे और बना देते हैं एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए। ये क्लीव करेगा और यहाँ से दो चीज़ें बनेंगी, फिर से रिड्यूस किया जाता है तीसरी कीटोन बॉडी बनाने के लिए जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड या ब्यूटाइरिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज के इस क्लास के अंदर उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो कि चल रहा था लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ जिसमें हम लोगों ने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में बात की थी। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीटोजेनेसिस को। कीटोन बॉडीज़ के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, क्या क्या सब कुछ होता है, कीटोजेनेसिस क्यों ज़रूरी होता है और इसी से रिलेटेड चीज़ें, एंड इसी के साथ ही साथ डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड। तो ये दो टॉपिक्स हमको आज की इस क्लास के अंदर कवर करने हैं। स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स दिए गए हैं, जैसे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स, नोटिफिकेशन कुछ भी अगर आता है तो वो आपको वहीं पर ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कीटोन बॉडीज़ वैसे होती क्या है। देखो, कीटोजेनेसिस से पहले ये समझिएगा कि कीटोन बॉडीज़ क्या हैं और इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होती है। तीन कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होती है, एसीटोन, एसिटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये तीन कीटोन बॉडीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एसीटोन, एसिटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड। देखिए, इनका काम क्या होता है। इनका काम है फ्यूल की तरह हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, सर्व्स एज फ्यूल, सर्व्स एज फ्यूल फॉर ब्रेन, हार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, और कब इनका इस्तेमाल होगा, मान लीजिए कि मेरी बॉडी में सारे दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सारी की सारी चीज़ें अगर ख़त्म हो जाती हैं फास्टिंग के दौरान या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन के दौरान, अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, यूटिलाइज कर दी जाती है हमारी बॉडी के थ्रू, फिर उसके बाद जो तुम्हारी बॉडी की कमान है वो संभालते हैं कीटोन बॉडीज़ कुछ समय के लिए, जब तक कि वो पूरी तरीके से यूटिलाइज ना हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसे समय पे हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं जब दूसरी चीज़ें एब्सेंट हो जाती हैं, पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाती हैं। इसी कंडीशन को या जब ये सारी चीज़ें बन रही होंगी, इसी प्रोसेस को हम कीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप तोड़कर देख लो। कीटो का मतलब होता है कीटोन बॉडीज़ और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो सीधा सा मतलब है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, इसी को ही कहा जाएगा कीटोजेनेसिस। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कैसे होगी। इसकी शुरुआत होती है, स्टार्ट्स विद एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या आप लोगों ने एसिटिल कोएंजाइम ए नहीं पढ़ा है? क्या आपने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए नहीं बनाया है? आप बना चुके हो। उसी एसिटिल कोएंजाइम ए का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं कीटोन बॉडीज। ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं, किस तरीके से कीटोजेनेसिस होता है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले अभी मैंने जैसा कि कहा, शुरुआत होती है एसिटिल कोएंजाइम ए से। होगा क्या, दो मॉलिक्यूल्स एसिटिल कोएंजाइम ए के आपस में मिलेंगे और बना देते हैं एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये है इसका पहला स्टेप्स। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए, यहाँ से मिलकर बनता है एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा थायोलेज, थायोलेज। ये है आपका पहला स्टेप कीटोजेनेसिस का। इसके बाद जो एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए बना है वो एक बार फिर से एक और एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ बाइंड करेगा और यहाँ से बनता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये बीटा है, ये भी
समझ में आया? तो दूसरी रिएक्शन, दूसरा स्टेप, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए दोबारा से एक और एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा और यहाँ से एक बहुत ही भारी भरकम मॉलिक्यूल बना देता है जिसको आप HMG कोएंजाइम ए भी कहते हैं। सिंपली इट इज ऑल्सो नोन एज HMG कोएंजाइम ए। ठीक है, इसको कौन कैटालाइज कर रहा होगा? इसको कैटालाइज करता है HMG कोएंजाइम ए सिंथेटेज। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सिंथेटेज। क्लियर? ये है इसका दूसरा स्टेप। अब इसके बाद जो HMG कोएंजाइम ए आपने बनाया है, HMG कोएंजाइम ए जो आपने बनाया है, ये क्लीव करेगा और यहाँ से दो चीज़ें बनेंगी। HMG कोएंजाइम ए यहाँ से बनता है एसिटो एसिटेट और एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटो एसिटेट प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब क्या हमको पहली कीटोन बॉडी यहाँ से मिल गई है, फर्स्ट कीटोन बॉडी। ठीक है, यही तो है भैया, दिस इज पहली कीटोन बॉडी, फर्स्ट कीटोन बॉडी। अब इसके बाद इसी की हेल्प से हम बाकी की बची हुई दो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप के अंदर एसिटो एसिटेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा और यहाँ से दूसरी कीटोन बॉडी हमको मिल जाएगी एसीटोन। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर एसिटो एसिटेट यहाँ पर इसका किया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन और फिर यहाँ से आपको दूसरी कीटोन बॉडी मिल जाएगी जिसको आप कहते हैं एसीटोन। ठीक है, एसीटोन एक वॉलेटाइल कीटोन बॉडी है, याद रखना, वॉलेटाइल कीटोन बॉडी। ये एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एक्सहेलेशन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है जी, तो दो कीटोन बॉडीज हम बना चुके हैं। अब इसके बाद एसिडो एसिडेट को फिर से रिड्यूस किया जाता है तीसरी कीटोन बॉडी बनाने के लिए जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड या ब्यूटाइरेट। तो यहाँ से तीसरी कीटोन बॉडी हमको मिल जाएगी, एसिटो एसिटेट को रिड्यूस किया जाता है और यहाँ से मिल जाएगी तीसरी कीटोन बॉडी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक है, तीनों कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हम कर चुके हैं। इसके बाद द कार्बन स्केलेटन ऑफ सम अमीनो एसिड्स जिनको आप कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स कहते हैं डिग्रेडेड टू एसिटो एसिटेट और एसिटिल कोएंजाइम ए एंड उसके बाद कीटोन बॉडीज। ठीक है, जैसे कि ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन एक्सेट्रा, ये कुछ कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं जिनकी हेल्प से भी आप कीटोन बॉडीज बना सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स यहीं तक ही कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? ये है बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल कीटोजेनेसिस, बहुत इजी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है। वैसे तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि क्यों इनको यूज़ किया जाता है कीटोन बॉडीज़ को। और सुन लीजिए, द कीटोन बॉडीज बीइंग वाटर सॉल्युबल, इसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लिवर से अलग अलग बॉडी के टिश्यूज़ में। पानी में घुल सकती है ये। अगर कोई चीज़ वाटर सॉल्युबल है तो तुम्हारी बॉडी में, याद रखना, वो कहीं भी जा सकती है। 95% जगह पर वो जा सकती है अगर वाटर सॉल्युबल है तो। ठीक है, इसके बाद एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड के अंदर। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड, अबंडेंट इन ब्लड, ये भी याद रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है फॉर द पेरिफेरल टिश्यूज जैसे कि स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, रेनल कॉर्टेक्स एक्सेट्रा। During prolonged starvation, ketone bodies are the major fuel source for the brain and other parts of the central nervous system. यही बताया था मैंने, क्योंकि दूसरी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, उनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। उस समय पर तुम्हारी बॉडी को कौन संभालता है? कीटोन बॉडीज़। ठीक है, तो ये है यूटिलाइजेशन कीटोन बॉडीज़ का। अब एक और कंडीशन आपने सुनी होगी, कीटो एसिडोसिस। देखो, कहीं भी एसिडोसिस वर्ड अगर यूज हो तो इसका मतलब होता है टॉक्सिसिटी।
इसका एक सीधा सा मतलब होता है टॉक्सिसिटी। अगर कीटोन बॉडीज की टॉक्सिसिटी हो रही है, उसी कंडीशन को हम कीटो एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? बोथ एसिटो एसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अरे नाम में ही एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसीलिए अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ा तो उसकी वजह से एसिडिक कंडीशन जनरेट हो सकती है। ठीक है, उसकी वजह से एसिडोसिस हो सकता है ना। देखो एसिडोसिस का, अरे नाम में ही देखो, ध्यान से देखो, एसिडिक कंडीशन या एसिडिक पीएच अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, उसी कंडीशन को तो आप एसिडोसिस कहोगे। ठीक है, द कार्बोक्सिल ग्रुप हैज़ pKa अराउंड 4, देयरफॉर द कीटोन बॉडीज इन द ब्लड डिसोसिएट एंड रिलीज H+ आयन, जो कि इस pH को कम करते हैं, और pH अगर कम होगा तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर pH कम करोगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक कंडीशन। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज वेरी डेंजरस, मे रिजल्ट टू कोमा एंड इवन डेथ इफ नॉट ट्रीटेड। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कीटोन बॉडीज़ का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जो कि है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लिपोजेनेसिस, है ना। लिपोजेनेसिस का मतलब होता है लिपिड्स का फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। बस यही चीज़ होती है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के अंदर। स्पेशली आपको यहाँ पर पामिटिक एसिड पढ़ना है, पामिटिक एसिड, तो उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हम लोग करते हुए चलेंगे। क्लियर? देखो ये एक, अब किसी भी प्रोसेस में अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आप बना रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को आप एक एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो रहा है किसका? इसका, फैटी एसिड का, पामिटिक एसिड का, जो 16 कार्बन का एक बहुत ही भारी भरकम मॉलिक्यूल है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, है ना। देखो एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसी को तो कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसके अंदर फैटी एसिड बनेगा। अब किस किस की हेल्प से बनेगा? एसिटिल कोएंजाइम ए की हेल्प से, जो कि साइटोसोल के अंदर होगा, लिवर में, एडिपोस टिश्यूज में और लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, यानी फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशंस है जहां पर इसका फॉर्मेशन होता है फैटी एसिड्स का। अब क्या क्या चीजें इसके अंदर चाहिए? पहले तो एसिटिल कोएंजाइम ए कहां से मिला पता है आपको। ठीक है, उसके बाद NADPH जो कि HMP शंट में हम लोगों ने बनाया था यूनिट 1 के अंदर, और ATP जो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर होगी। तो 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से मिला, दूसरा है NADPH जो HMP शंट से मिला, तीसरा है ATP जो एनर्जी आपको इन स्टेप्स के लिए, इनको बनाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो ये है 3 सबस्ट्रेट्स या 3 चीज़ें जो आपको डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड के लिए चाहिए। बात करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही स्टेप्स है, 3 ही मेजर स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए एंड NADPH। ठीक है, जो प्रोडक्शन हुआ है, जिससे शुरुआत करनी है हमें इस पूरे प्रोसेस की, एसिटिल कोएंजाइम ए और NADPH की। ठीक है, तो वही चीज़ है पहला स्टेप। द एसिटिल को, ये मैं पूरा आपको इस तरीके से भी करवाऊंगी, तो ऐसे घबरा मत जाना कि ये खत्म, ये क्या है, डरना मत, ऐसे भी करवाऊंगी। जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, पहले वो कंडेंस होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और बनाता है वहाँ से सिट्रेट। ठीक है, देखो होता क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट, ये चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनको बाहर लेकर जाने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है सिट्रेट की, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सिट्रेट बना लेंगे, सिट्रेट को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद दोनों चीज़ें अलग कर दी जाएंगी। ठीक है, सेम चीज़ है कि वो छुपा कर लेकर आएगा, जेब में रख के लेकर आएगा एसिटिल कोएंजाइम ए और माइटोकॉन्ड्रिया को
माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आने के बाद जेब से बाहर निकाल देगा। ये चीज़ बिल्कुल सेम इसी तरीके का प्रोसेस होता है, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम ए पहले कंडेंस होगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद सिट्रेट इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोसोल में, जहां पर ये दोबारा से अलग कर देता है एसिटिल कोएंजाइम ए को और यहीं से ही जनरेट कर देगा NADPH को, ठीक है। चलो अब इन स्टेप्स को ध्यान से देखो। एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट कंडेंस हुए, यहां से मिला सिट्रेट। कहाँ हो रही है रिएक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कौन इसको कैटालाइज कर रहा होगा? सिट्रेट सिंथेस। इसके बाद ये सिट्रेट बाहर निकल जाता है साइटोसोल के अंदर, ठीक है। तो यहां मैं लिख देती हूं कि सिट्रेट इजीली मूव्स टू साइटोसोल, और साइटोसोल में जाने के बाद ये अगेन दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो एसिटिल कोएंजाइम ए और दूसरा ऑक्सैलो एसीटेट। यहाँ पर एंजाइम यूज होता है लाइज, ठीक है। अब इसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए को तो आप फिर से वहीं पर यूज़ कर लोगे, लेकिन जो ऑक्सैलो एसीटेट है उससे पहले मैलिक एसिड बनता है और यहाँ से पाइरुवेट बनता है। यहाँ पर एंजाइम देख लेना, इजी है, डिहाइड्रोजनेज और मैलिक एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये है पहला स्टेप्स हमारे पास डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड का, ठीक है जी, ये है पहला स्टेप। अब इसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर जो एसिटिल कोएंजाइम ए आपने ये बनाया, ये इसको आप कन्वर्ट करते हैं मेलोनिल कोएंजाइम ए के अंदर। ये है दूसरा स्टेप, बहुत इजी है, बस इसका सीधा सा कन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, क्लियर। चलिए, एसिटिल कोएंजाइम ए अंडरगोज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ताकि मेलोनिल कोएंजाइम ए यहाँ से बनाया जा सके। तो ये मैं लिख देती हूँ, एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है मेलोनिल कोएंजाइम ए में। अब देखो ये जो कन्वर्जन होता है यहाँ पर आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो ये सिंपल सी कहानी है। ATP यहाँ पर खर्च होगी, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यहाँ CO2 की भी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्स CO2। तो ये रिएक्शन होती है सेकंड स्टेप के अंदर डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड में, ठीक है। तीसरे स्टेप में, लास्ट स्टेप के अंदर जो फैटी एसिड है वो बेसिकली रिएक्शन होती है उसकी फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पर मल्टी फंक्शनल एंजाइम्स यूज़ होंगे, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये स्टेप है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेस आर कैटेलाइज्ड बाय अ मल्टी फंक्शनल एंजाइम, जिसको आप फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको अभी बताया वो इसको कैटेलाइज करेगा, ठीक है। Catalyzes 7 reactions to extend the fatty acid chain by 2 carbons per cycle using melanil coenzyme A and NADPH। तो ये चीज़ होती है, 7 बार रिएक्शन होगी, हर बार 2 कार्बन्स ऐड होते जाएंगे, यानी फाइनली आपको एक 16 कार्बन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा जिसको आप कहते हैं पामिटिक एसिड, ठीक है, क्लियर। अरे एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको आप 7 बार कैटेलाइज करोगे तो 2 कार्बन तो पहले से ही हैं, 14 और ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 16 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जिसको आप कहेंगे पामिटिक एसिड, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन है, देख लो। उसके बाद पूरी की पूरी रिएक्शन भी मैं समझाऊंगी। 8 एसिटिल कोएंजाइम ए आपने यूज़ किए। अब ये मत कहना कि ये कहाँ से आया, कर चुके हैं आप, पता है आपको कि ये 8 एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ से बने, ठीक है। इसी से पहले पार्ट के अंदर 7 ATP इसमें खर्च होती है, 14 NADPH इसमें खर्च होते हैं, तब जाकर पामिटिक एसिड 7 ADP, क्योंकि ATP खर्च किया आपने तो वो तो बनेगा ही, 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 14 NADP और 6 H2O, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये इसके प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ से बनती हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद डिटेल में मैं आपको ये पूरी रिएक्शन एक बार समझा देती हूँ कि क्या सारी चीज़ें हैं। ये देखो, ये है पूरी रिएक्शन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। शुरुआत होती है एसिटिल कोएंजाइम ए से जो कन्वर्ट होगा मेलोनिल कोएंजाइम ए में, ऑलरेडी करा दिया है। फिर उसके बाद मेलोनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है मेलोनिल ACP के अंदर, फिर एसिटो एसिटिल ACP के अंदर, फिर R3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइल ACP के अंदर, इसके बाद ब्यूट2 इनॉइल ACP, फिर यहाँ से ब्यूटाइरिल ACP और फाइनली यहाँ से मिलता है पामिटिक एसिड,
ठीक है, तो यही स्टेप के अंदर ये 7 बार रिपीट होता है, तब जाकर आपको एक पामिटिक एसिड का मॉलिक्यूल्स यहाँ से देखने के लिए मिला। क्लियर? ये है आपका पूरा रिएक्शन डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड का। तीसरे स्टेप को 1 या 2 बार पढ़ लेना, बाकी के सारे स्टेप्स तो ईजी ही हैं। और आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के ही लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।